नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको औषध सेवन काल शारंगर के अनुसार बताने वाला हूं। शारंगर के अनुसार आचार्य शारंगर का बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर छात्र को ये पढ़ना चाहिए। और अभी तक जैसा कि पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ कि ये एक वीडियो हमारा एक सीरीज़ में चल रहा है। पहले मैंने आपको औषध सेवन काल जो बताया था वो चरक के अनुसार बताया था, फिर सुश्रुत के अनुसार बताया, फिर मैंने बागभट में अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय के अनुसार बताया, और अब मैं शारंगर के अनुसार औषध सेवन काल बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं शारंगर के अनुसार औषध सेवन काल। तो औषध सेवन काल शुरू करने के पहले आपको एक चीज़ जानना अति आवश्यक है कि औषध सेवन काल का शारंगर में कहाँ वर्णन मिलता है। दोस्तों, पूर्व खंड में, याद रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, जो किसके और शारंगर संहिता के पूर्व खंड में द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और सबसे पहले शारंगर का जो सिद्धांत है वो शारंगर बहुत बाद में, इनका काल बहुत बाद का है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से उन्होंने हर चीज़ को डिफाइन किया है। आचार्य चरक, सुश्रुत और जो अपनी बृहत्त्रयी जितने भी चले आ रहे हैं, ये लघुत्रयी में उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करके और उन्होंने अपनी परिभाषा में अपने सामने रखा है, और इसी का हम आज फॉलो भी करते हैं। शारंगर संहिता को ज़्यादातर फार्मेसीज फॉलो करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शारंगर संहिता कहता क्या है, पहले ही श्लोक में आप घुसेंगे। सबसे पहले शारंगर संहिता ने एक सिद्धांत दिया है जो सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आप डिस्प्ले पे श्लोक देखिए। श्लोक कहता है, भेषज्या मा वैव हरे प्रभाते पयाशो बुधा कषायंच विशेषणा तत्र भेदस्तु दशिता। यानी इसमें इस श्लोक के अनुसार ये कह रहा है कि कोई भी मेडिसिन, अगर आप जो बुद्धिमान, जैसे कि श्लोक कह रहा है कि भेषज यहाँ पे चिकित्सक से संबंध है। भेषज्य मावश्य हरे प्रभाते, यानी बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि वह प्राय सवेरे रोगी को औषधि खाने के लिए दे। और कषाय आदि इसमें प्रयासो बुधा, कषाय मतलब जितने भी पंच कषाय होते हैं, यानी स्वरस, कल्क, श्वेत, शीत और फांट, ये कषाय क्या होते हैं ये आप विशेष कल्पना में आगे पढ़ेंगे कि ये औषधियों के प्रकार है कि स्वरस के रूप में दे रहे हैं, कल्क के रूप में, स्वरस कल्क के रूप में, आपका क्वाथ के रूप में, आपको फांट के रूप में, और हिम के रूप में, शीत कल्पना के रूप में। ये औषधियों के प्रकार हैं कि किस तरह से आप औषधि दे सकते हैं, औषधियों की कल्पनाएं कर सकते हैं। वो कल्पनाओं के विषय में बताया है, बहुत डीपली इन्होंने इस बात को कह दिया कषाय के बारे में। तो ये श्लोक यही कहता है, उन्होंने साफ साफ अक्षर में कह दिया कि प्रातःकाल उस औषधि को दे दो। इफ द टाइम मेडिसिन इनटेक इज नॉट द स्पेसिफाइड इन द क्लासेज, द इंटेलिजेंट फिजिशियन शुड बी एडवाइज द इंटेलिजेंट पेशेंट शुड consume the medicine in the early morning, especially the kashayas kalpana, swaras, kalk, kwath, him and fand are to be the consumed in the early morning। देखिए अर्ली मॉर्निंग का स्पेशल बोल रहे हैं, ऑफ द बेटर मेडिसिनल इफेक्ट। ये जो कोटेशन दिया है ये सर्वमान्य है। हमेशा प्रातः काल में जब खाली पेट व्यक्ति होता है तो उसको किसी भी अवस्था में अपन औषधि दे सकते हैं। ये सर्वमान्य सिद्धांत है शारंगर ने दिया है। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले पे दिखा दिया है कि शारंगर के अनुसार कितने प्रकार के औषध सेवन काल होते हैं। दोस्तों, 5 प्रकार के औषध सेवन काल शारंगर ने बताए हैं, लेकिन ये 5 प्रकार के बताए हैं, लेकिन इसी बीच में बाकी के जितने भी औषध सेवन का आपने 11 प्रकार के जो बागभट के अनुसार यानी संग्रह के अनुसार आपने पढ़े हैं वह भी इसमें लागू होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा, जब इसके आगे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये इन्होंने 5 काल बताए जरूर हैं, लेकिन 5 काल एक्चुअल में ये काल बढ़ते जाएंगे। कैसे है मैं आगे बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले तो 5 कालों को पढ़ने के लिए हम श्लोक पढ़ते हैं। क्या क्या है श्लोक कहता है, देख सकते हैं आप श्लोक कहता है, गेहम पंचविदम कालो भेषज गृहणे नृणाम किंचित सूर्योदय जाते तथा दिवस भोजने सायंते भोजने च मुहुर्मुश्चापि च निशि। यानी सबसे पहले उसने बताया सूर्योदय काल, पंचविद कालो भेषज कालो नृणाम किंचित सूर्योदय। सूर्योदय से मतलब है आपका एट सनराइज, आपका सनराइज यानी जब जैसे सूरज उगता है, उगने जैसा रोज रहा हो उस समय अपन को औषधि का सेवन करना है। बहुत सारी मेडिसिन हम औषधि का सेवन करते हैं वो सनराइज़ के टाइम पे करते हैं। कई बार कुछ लोग तुलसी का सेवन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये भी एक तरह की औषधि का ही जल चढ़ाना, जल पीना, कि सूर्य के टाइम पे ही हम जल पिएंगे या हम तांबे के लोटे में पानी पिएंगे तो भी औषधि काम कर रहा है। तो सनराइज़ का समय रहता है। अब दूसरा आता है दिवस भोजने यानी डूइंग लंच टाइम। जब लंच का टाइम होगा तब आप इसको उसके बाद करेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन ये आता है कि
कैसे इस डिफाइन करेंगे लंच टाइम में कैसे लेना है, पहले देना है कि बाद में देना है, तो ये मैं आपको डिफाइन करूँगा कि किस तरह से शारंगर ने बताया है। तीसरा उन्होंने बताया सायंते भोजन, यानी सायंते मतलब सायकाल, इन इवनिंग में करना है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट चापी मतलब क्या बोलते हैं, रैपिडली मतलब बार बार उसको करना, मतलब बार बार अपन औषधि का सेवन कराना। और इसके बाद आता है निशी मतलब नाइट एट बेड टाइम, निशी काल मतलब रात्रि में अपन ने उसको भोजन किया। तो बस दोस्तों, अब ये 5 प्रकार के काल जो शारंगर ने दिए हैं, शारंगर ने ये काल बहुत सोच समझ के दिए हैं। आज हम इसी काल को ही फॉलो करते हैं, ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन वाले इसी काल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये काल 5 प्रकार के जरूर हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह से अलग नहीं है। अष्टांग संग्रह से ये बिल्कुल अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट शारंगर ने आगे बताए हैं। आगे देखते हैं अपन, एक एक काल को हम लेंगे और एक एक काल को हम डिफाइन करेंगे शारंगर ने जिस तरह से बताया है। तो देखिए डिस्प्ले पर, शारंगर कहते हैं प्राय पित्त कफो उदके विवेक भवनार्थो लेखनार्थ च वैशिज्यम प्रभाते तथा समहते तस्मात् प्रथम कालो वैशिज ग्रहणे नड़ाम। देखिए प्रथम काल कौन सा होता है, तो उसमें लिखा हुआ प्राय पित्त कफो, यानी पित्त के प्रकोप से विरेचनार्थ यानी विरेचन यानी मोशन को करना, कफ के प्रकोप से वमनार्थ यानी कफ के प्रकोप होता है तो वमन, और लेखनार्थ पतला क्रश करना, यानी लेखनार्थ का अर्थ होता है मतलब लेखन करना यानी पतला करना या क्रश करना, यानी अपने प्रातः काल अपने औषधि देते हैं और भोजन प्रातः काल नहीं करते। तो ये दोस्तों सबसे पहला काल कहलाता है, अपन प्रातः काल भोजन ना करा करके उसको प्रातः काल अपन औषधि देंगे, यानी प्रातः काल औषधि का विधान यहाँ पे दिया हुआ प्रथम काल। अब सेकंड काल को लेते हैं। सेकंड काल कहलाता है दिवास भोजने यानी ड्यूरिंग लंच टाइम। जैसा कि शारंगर कह रहे हैं श्लोक में, देखिए वैषज्यम विगुणे पाने भोजनाग्रे पश्यते अरुचो चित्र भोजम मिश्रकम रुचि महारते। यानी यहाँ बता रहे हैं अपान वायु का प्रयोग। देखिए विगुण अपाने का मतलब होता है अपान वायु के प्रकोप से भोजन के कुछ पूर्व औषधि देते हैं, भोजन के कुछ पूर्व औषधि अपान वायु के प्रकोप से। अपान वायु का प्रकोप, अपान वायु का स्थान क्या रहता है, मूत्रेंद्रिय, मानी आपका जब सुबह आपका जब आपका अपान वायु प्रकोपित रहेगा तब अपन जब उससे संबंधित बीमारियां पैदा होंगी अपान वायु के प्रकोप से, यानी मूत्रेंद्रिय में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई बार किसी को मूत्र कक्ष हो जाता है वो प्रॉब्लम होगी, या फिर मूत्र कक्ष मतलब बार बार उसका जो मूत्र निकलता नहीं है, कोई भी ऐसी बहुत सारी इनसे संबंधित अपान वायु संबंधित जितने भी रोग होते हैं, तो उसमें से जिसमें जैसे कि अरुचि है, एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं, रुचि पैदा नहीं हो रही तो अपन भोजन के टाइम पे उसको हम खाने के साथ मिला करके औषधि दे देंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं दिवस काल ड्यूरिंग लंच टाइम, यही लंच टाइम पे अपन वो औषधि देंगे। द्वितीय काल की चल रही है यानी लंच टाइम पे, तो उन्होंने एक कंसेप्ट बता दिया कि अपान वायु का प्रकोप हुआ हो आप औषधि दीजिए। इसके बाद सेकंड श्लोक में उन्होंने कहा समान बात गुणे मंदो अग्नि दीपनम तदात भोजनम मध्य च भोजनम कुशलो भिषका। आचार्य कहते हैं समान वायु के प्रकोप से, समान वायु का स्थान कहाँ होता है, देख लीजिए आप, समान वायु का अग्नाशय होता है, देख सकते हैं आप। अग्नाशय मतलब आपका सपस लिवर से संबंधित, स्प्लीन से संबंधित, मंदाग्नि से संबंधित, अपने पेट की जब अग्नि मंद हो जाती है यानी पचन जब नहीं होता खाने का, तो वहाँ समान वायु का रोल रहता है। तो समान वायु के रोल में अगर मतलब तो अपन भोजन के दिन में भोजन के काल के समय हम कब देंगे, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, लिखा हुआ साफ साफ आचार्य कह रहे हैं समान मध्य ग्रीवा दीपनम ददात भोजनम मध्य, भोजन के मध्य में यानी भोजन मध्य में विशेष काल कुशक विशका। देखिए यहाँ भोजन के मध्य भी आ गया, जैसे यहाँ पे पहले भोजन के पहले आया, यहाँ पे भोजन के मध्य आ गया। देखिए यहाँ पर 3 काल ऑलरेडी उन्होंने डाल रखे हैं, जो अष्टांग में भी जिस तरह से काल बताए गए थे अलग अलग डिफाइन, यहाँ पे उन्होंने सब इसी के अंदर ले लिया, क्यों अलग से उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। ये अंडरस्टूड है कि हमको लेना है, हमको औषधि इसी काल में लेना है, और कैसे लेना है, पहले लेना है, बाद में लेना है या साथ में लेना है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया। अब थर्ड श्लोक आता है व्यान प्रकोपे च वैषज्यम भोजांतरे समाहित हिक्का आक्षेप कंपनी पूर्व मदंते च भोजनाथ, यानी उन्होंने कहा साफ साफ व्यान वायु के प्रकोप से। व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है, सर्व शरीर होता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सर्व शरीर, पूरे शरीर में उसका प्रकोप रहता है। तो व्यान वायु जहाँ प्रकोप होगी, शरीर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, गमन से संबंधित, वायु से संबंधित, आपको चक्कर आ रहा है, जैसे कि आपको मिचकी आ रही है, मिचकी भी क्या है कि स्टमक से अपन को आ रही है, तो सर्व शरीर में अपन को कंप होना, कपना, अपने आक्षेप आना यानी कन्वर्सन आना, आपको कुछ भी मूर्छा आना, ये सब क्या होते हैं, व्यान वायु के प्रकोप से ही ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। तो समान, क्योंकि उसका स्थान ही है,
सर्व शरीर में कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, घबराहट से संबंधित, हर चीज़ से संबंधित, तो वहाँ पे व्यान वायु का प्रकोप होता है। तो व्यान वायु के प्रकोप में हम उस द्वितीय काल के अंदर औषधि तो हम ड्यूरिंग लंच टाइम यानी जहाँ पे देंगे भोजन के अंत में, जब भोजन खत्म हो जाएगा उसके बाद अंत में उसको हम वो औषधि दे देंगे जिससे उसका ये हिक्कप, जैसे कि अपन आप खाना खाओ, चावल खाते हैं, आपको हिचकी आई तो अपन जब खाना खाने को जब हिचकी आती है तब हम पानी पीते नहीं पीते, तो वह यहाँ वही बात चल रही है, तो वो भी औषधि काम कर रहा है। तो यहाँ पे व्यान वायु का रोल है। श्लोक में कह भी रहा है ये कि एका आक्षेप कंपेन प्रभु मतेद भोजनाद एवं द्वितीय कालस्य पुक्तो भेषज कर्मणि। इस श्लोक का साफ साफ अर्थ यही है कि इन्होंने कहा कि अपन ने अगर हिक्का अगर आपको आती है तो भोजन के पूर्व भी औषधि ले सकते हैं या भोजन के अंत में भी औषधि ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें सिद्ध हो रही हैं। देखिए आप 2-3 काल इसमें इसी में कवर हो गए। आपको जो अष्टांग भी कह रहा था वो इनने भी कह दिया। ये रोल इसलिए कहलाते हैं, तो वायु के लिए मैं फिर से आपको बताता हूँ वायु का रोल पूरे औषध सेवन काल में है। पूरे औषध सेवन काल में तो उसका एक श्लोक है जो आपको दिखाता हूँ। पित्त पंगु कफ पंगु मल धातुवा वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मधुवत्वा। यानी पित्त कफ मल धातु सभी पंगु हैं, यानी मतलब ये किसी काम के नहीं है। वायु इन्हें जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाती है। इस प्रकार जैसे प्राकृत वायु यानी दुनिया में जो वायु है, पूरी दुनिया में जो वायु है वह वायु बादल को जहाँ भी उड़ा कर ले जाता है, बादल वहीं पे मेघ चला जाता है और जा करके वहीं बरस जाता है। तो यह इस श्लोक का बेसिक अर्थ है। तो यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो वो चीज़ यानी वो ब्रह्मांड की ही गतिविधि अपने पिंड में भी हो रही है। तो यहाँ पे ये ही बात का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए रोग उत्पन्न होते हैं अपने बॉडी में। अगर आंधी आती है तो कितना विनाश होता है, ऐसी बॉडी में भी आंधी आती है तो पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसको रोकने के लिए औषध सेवन काल उस जगह पे अपन को उस जगह अपन को उसका इलाज करना पड़ता है। नहीं तो औषध उस समय वाला औषधि नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद रोग उत्पन्न होंगे। रोग उत्पन्न होने के बाद रोगी की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी और वह शरीर यानी पिंड नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से आंधी और तूफान के आने से बड़े बड़े शहर नष्ट हो जाते हैं। औषधि का तृतीय काल आता है। तृतीय काल क्या आता है? सायंत्य काल है, यानी इन इवनिंग, यानी इवनिंग में आपको औषधि देना। इवनिंग में कब औषधि देना है इसके बारे में आपको ये श्लोक देखिए डिस्प्ले पर। उदाने कुपते वाते स्वरभंगो आधिकरणे ग्रासे गासंतरित भोषिजम सांदे भोजने प्राण प्रतिष्ठिते सांदेस्त भुक्त सयाते दीपते औषधम प्रयासो धीर्यम कालो तम स्मृति। इसमें साफ साफ कह रहा है उदान वायु के प्रकोप से। उदान वायु का स्थान कहाँ है देख लीजिए आप। उदान वायु का स्थान क्या रहता है? कंठ और जत्रुगत रोग जितने भी रहते हैं उदान वायु के स्थान में कहते हैं। स्वर भंग, सुनाई न देना, नाक से खून बहना, गले में खराबी, ये सब चीज़ें जितनी भी उत्पन्न होती है उदान वायु के प्रकोप से ही उत्पन्न होती हैं। तो इससे ये साफ साफ कह रहा है वो उदान वायु के प्रकोप होने से स्वरभंग यानी हॉर्सनेस आपके इसमें सायंकाल पे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास अथवा प्रत्येक 2 ग्रासों के बीच में औषधि देते हैं। 2 ग्रासों के बीच में देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 ग्रासों के बीच में औषधि देनी है। वहाँ चरक ने कुछ अलग कंसेप्ट बताया था, समान वायु में बताया था वो कंसेप्ट, और प्राण में बताया था। तो यहाँ पे उदान वायु के प्रकोप में ये चीज़ बता रहे हैं कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो 2 ग्रासों के बीच में अपन औषधि देते हैं। तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ ग्रासा और ग्रासांतरे यानी, और प्राण वायु के प्रकोप से सायंकाल में भोजन के बाद औषधि देते हैं। यहाँ प्राण वायु के यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो गया है उनका। उन्होंने कहा प्राण वायु के यानी प्राण वायु का स्थान हृदय कहलाता है, यानी प्राण वायु शाम को जब भी अपन भोजन करेंगे उसमें औषधि वो दी जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा चेंज है। जो प्राण वायु के लिए स्पेशल बताया है वो कार्डियक अटैक से बताया है कि कार्डियक पेशेंट को हमेशा सायंकाल पे अपन को औषधि देनी है। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, कभी इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ये कि प्राण वायु के प्रकोप में कार्डियक जितनी भी डिसीज़ होती हैं, कार्डियक डिसीज़ में हम इस तरह से औषधि इवनिंग के टाइम पे देते हैं, यानी भोजन के अंत के बाद देते हैं। आता है औषधि का दोस्तों आता है चौथा काल। चौथा काल क्या आता है? मूर्छापी काल, यानी रैपिडली, यानी मूर्छापी मतलब होता है मोरमोनी बार बार देना। आपने इससे परिचित है, इससे कुछ अलग नहीं है कि यानी बार बार औषधि देना। किसी न किसी माध्यम से अपन को बार बार औषधि खिलाते जाना है, खाते जाइए औषधि। तो इसके लिए श्लोक भी दिया है उन्हें। मूर्छ तट छर्दी का श्वास रेगेशु च सान्यता भोजनम ददाती कालश चतुर्थम, यानी तृष्णा यानी छर्दी, हिक्का, श्वास, विष रोगों में बार बार अन्य औषधि के साथ औषधि देते हैं। जो अन्य के साथ जब भी अपन कुछ भी फटाफट औषधि देते जाते हैं, आपको कुछ
सर्दी उल्टी हो रही है तो अपन औषधि देते हैं। आपको प्यास लगती है, आप पानी के रूप में औषधि ले रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, आपको प्यास बुझती जा रही है, तो ये भी औषधि काम करे। तो मोर यानी बार बार औषधि देना, तो इसमें ज़्यादा कुछ समय लायक नहीं है। आगे चलते हैं अपन निशिकाल। निशिकाल रहता है एट नाइट एट बेड टाइम, यानी एट बेड टाइम कहलाता है। आप देखिए श्लोक पे लिखा हुआ है, ऊर्ध्वजत्रुकतकाशु लेखने भंगणे तथा पांचने शमनम दमनेन वेशजम निशि इति पंचम कालस्यार्थ प्रोक्त वेशज कर्मणि। यानी कहते हैं ऊर्ध्वजत्रुकत विकार, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण रोगों में लेखन और भंगन और पाचन के शमन के लिए औषधि। रात्रि में अन्न रहित यानी एम्प्टी स्टमक, इसने साफ साफ कह दिया, दे यमन अन्न भोषजम निशि, यानी इस प्रकार साफ साफ ये कह रहे हैं कि भोजन के पचने के पश्चात, सायंकाल के भोजन पूरा पच जाए, उसके पचने के बाद यानी भंगण शमन और पाचन, भंगण पाचन और शमन के पश्चात ही हम ये रात में औषधि देते हैं। नाइट में आपने अक्सर औषधियाँ लोगों खाते हुए सुना है, रात को हम जैसे एरंड बस्ट हरित की लेते हैं, कई बार को पेट साफ़ करने के लिए रात्रि में औषधि सोने से पहले लेते हैं कि सो लिया, उसके बाद अगले दिन पेट साफ़ हो जाता है उसका। तो यहाँ पे भोजन पचने के बाद बोल रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अन्न रहित भी हो, क्योंकि आदमी रात को भोजन बहुत कम करता है, शाम को सायंकाल भोजन थोड़ा कम करना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो अभी ये औषधि प्रॉपर काम करती हैं। तो यहाँ पर अपन निशिकाल भी कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ये होगा कि मैंने अभी आपके से पहले बताया था ऊर्ध्वजत्रुकत रोग, अपन वहाँ पे बता रहे थे क्या बोलते हैं, वहाँ मैंने उदान वायु के प्रकोप से ऊर्ध्वजत्रुकत रोग बताए थे। सही है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। यहाँ पे भी कई जगह आपको बार बार वही शब्द रिपीट हुए हैं, पर आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको रोग किस तरह से हो रहा है। वेदर डिसाइड करता है कि आपको रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ, आपके वायु के प्रकोप से रोग उत्पन्न हुआ है या आपको किसी और कारण से। वायु के प्रकोप से सारे रोग उत्पन्न होते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पे भी रोगी, यहाँ पे भी वैद्य हमेशा ये डिसाइड करता है कि आपको कब औषधि देनी है, ये वैद्य डिसाइड करता है। तो ये पूरी किताब जो शारंगर संहिता है, ये पूरे प्रैक्टिकल बेस पे किताब है, इसलिए ये मोर में भी हिक्का का उपयोग हुआ। अब हिक्का का क्यों हुआ, क्योंकि अपन जैसे कभी अस्थमा की बीमारी हुई तो आपको बार बार औषधि लेनी है, तो वहाँ पे यहाँ पे बार बार उन्होंने श्वास रोगों के बारे में भी बात की। अब श्वास रोग यहाँ पे उदान वायु का कोई रोल नहीं। कई जगह हमारे पूरा जो बॉडी है स्टमक से लेकर के पूरे ऊपर तक जुड़ा हुआ है, इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है। हर बीमारी हर तरीके से नहीं होती, इसलिए कुछ थोड़े बहुत आपको लगेगा कन्फ्यूज़न, लेकिन कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएगा कि पूरा डाइजेस्ट से लेकर के पूरा कंठ तक, पूरा जो आपके जितने भी आपके पूरा पक्वाशय से लेकर के कंठ तक पूरा ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही औषध सेवन का डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसको बिल्कुल बताऊँगा और फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शारंगर अनुसार 5 प्रकार के मैंने औषध सेवन कल आपको बता दिए, ये आप इनको लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके बारे में पूरे लिंक दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और खुद भी विश्लेषण कीजिएगा कि जितनी बातें शारंगर ने कही हैं वो कैसे किस बेस पे कही हैं। अब दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर से आऊँगा इसी मंच पर एक नए टॉपिक के साथ, और अगली बार हो सकता है हम इसका चार्ट बना के आपको बताएंगे कि कितने कितने औषधि सेवन का सब आचार्यों ने माने हैं, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम की दृष्टि से भी, और व्यवहारिक में वैद्य के रूप में भी काम करेंगे जब भी, तब भी आपकी चीज़ें बहुत काम आएंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, धन्यवाद।